Good morning, students. Today we will continue chapter 2 of civics for class 10th and chapter name is फेडरलिज्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी को। पिछली वीडियो में हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देखा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी को। वी डिड नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। देखिए, हमारी कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा की तरह ट्रीट तो करते हैं, लेकिन ये एक राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह मानते हैं। बिसाइड हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज वॉज रिकग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज। तो 21 दूसरी लैंग्वेज भी हैं जिनको हमने शेड्यूल लैंग्वेज की तरह मान्यताएं दी हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और हर एक स्टेट की भी अपनी एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। जैसे बात करते हैं हम लोग साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र जैसे एक अलग स्टेट है, तो महाराष्ट्र में मराठी जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तमिलनाडु की तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को नहीं समझ सकते। वहाँ पर काम करने के लिए या तो वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी एक जो उनके स्टेट की जो भाषा मेन है, जैसे महाराष्ट्र लोगों की मराठी भाषा जो है उनकी मेन लैंग्वेज है, तो वो उसमें अपने सारे के सारे वर्क जो है वो ईजिली कर सकते हैं। कॉशियस यूज़ ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी को फैलाने की कोशिश से भी जारी है। हिंदी भाषा को स्प्रेडिंग करने की कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग श्रीलंकन पॉलिसी को भी पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि श्रीलंकन जो हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे बहुत सारे तमिल ऐसे थे जो सिन्हाला लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे। तो इस तरह से हम लोग फैलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी को एज ए लैंग्वेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसको थोपने की कोशिश नहीं करते। इसी के साथ साथ डिबेट को हिंदी वर्सेस इंग्लिश, हमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों में ही कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इफ़िशियंट है, उसके लिए भी हमें डिबेट्स देखने को मिलते रहते हैं कि किस लैंग्वेज को हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाएं या नहीं बनाएं। क्योंकि जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, जब वो लोग लोकसभा या राज्यसभा में डील करते हैं तो वो लोग हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हिंदी में अपने विचारों को नहीं समझा पाते, तो वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिबेट देखने को मिलते हैं हमें हिंदी वर्सेस इंग्लिश के बीच में। लेकिन इसके बावजूद भी प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कॉन्टिन्यूस, यानी कि हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि हिंदी का हम लोग बार बार कॉन्टिन्यूसली उसका प्रमोशन हम लोग करते रहे। प्रमोशन डज नॉट मीन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको हिंदी को दूसरे लोगों पर थोप दें। हमें पूरा टाइम लेना पड़ेगा हिंदी को अपने पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, एक नेशनल लैंग्वेज की तरह उसे ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में ज़रूरी है, उसे लागू करने में ज़रूरी है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फ्रो दिस अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग जैसे शक्तियों का विभाजन जो है वो एक अरेंजमेंट करता है कि रूलिंग पार्टी जो है, हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फ्रो दिस अरेंजमेंट, कि रूलिंग पार्टी और लीडर्स जो हैं, उसके लीडर्स जो हैं वो किस तरह से इन अरेंजमेंट के ऊपर काम करते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया है कि पावर्स इस तरह से बटेंगी, लेकिन क्या वो वैसे ही उनका यूज़ कर रहे हैं या कहीं उनका कोई गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है। वन पार्टी डोमिनेंस नेग्लेक्टिंग फेडरलिज्म। अगर देखो एक पार्टी की डोमिनेंस आ जाती है, अगर एक पार्टी को हम पूरी अथॉरिटी पूरी पावर दे दें, तो वहाँ पर फेडरलिज्म फिर लागू नहीं हो सकता। वहाँ पर संघवाद जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि फेडरलिज्म का सबसे बेसिक क्या है कि पावर्स को बांट दो, पावर्स को लेवल में डाल दो, यानी कि सेंटर में डाल दो, स्टेट में डाल दो, और लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर वन पार्टी डोमिनेंस होगा तो ऐसा होना मुश्किल हो जाएगा। द पार्टी रूल एट सेंटर अंडरमाइन स्टेट पार्टी। आपने देखा होगा कि पार्टी जो है वो
जब सेंटर में आकर के रूल करती है तो वो कहीं ना कहीं स्टेट पार्टी को अपने अंडर लेना शुरू कर देती है। यानी कि जो स्टेट पार्टी, यानी कि अगर राज्य में उसी पार्टी, जो सेंट्रल में पार्टी है, वो वाली पार्टी अगर राज्य में नहीं है तो वो राज्य की तरफ ध्यान देना शुरू, राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, बल्कि वहाँ से अपना ध्यान हटा लेती है। वो सोचती है कि यहाँ पर मेरी सरकार तो, मेरी पार्टी की सरकार तो है नहीं, तो मैं क्यों इसके लिए काम करूँ या फिर क्यों इसकी भलाई को देखूँ। नेक्स्ट है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी में हमने देखा है, रीजनल पार्टी में क्या होता है, रीजनल पार्टी जब कोई पार्टी एक स्टेट के अंदर पावर के अंदर आ जाती है, वो अपने रीजन के सारे बेनिफिट्स को देखते हुए पार्टी का गठन करती है और लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये रीजनल पार्टी है, तो इसे पता है कि हमारे रीजन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, अगर वो गवर्नमेंट लेकर के आएगी तो वो हमारे लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये रीजनल पार्टी जब कहीं पर पावर में आ जाती है और अगर दूसरी पार्टी जो है उसके पास कम पावर है, जो कि एक पूरे के पूरे भारत के अंदर वो पार्टी जो है मान्य है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। और गठबंधन की सरकार में इस रीजनल पार्टी को भी पावर्स मिल जाती है, कुछ ना कुछ पद तो मंत्री के उसे भी मिलेंगे। अगर मंत्री पद उसे मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देंगे। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, चेक ऑन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इंक्रीज। अब जो नया कल्चर आ रहा है पावर शेयरिंग का, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को चेक किया जाता है, रोका जा रहा है, और स्टेट की ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने का काम किया जा रहा है, बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर, जब सेंटर से पावर लेकर के उसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोकल बॉडीज़ में, तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसकी नीड क्यों हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इसकी ज़रूरत के मेन रीज़न क्या थे, कुछ लोकल इश्यूज़, जैसे कि अगर लोकल इश्यूज़ कुछ भी उठते हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ भी हमारे इशू हो रहे हैं, तो ये इश्यूज़ जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सही ढंग से नहीं सुलझा सकती, इनको लोकल अथॉरिटी ही, लोकल बॉडी ही इनको ढंग से देख सकती है। तो लोकल इश्यूज़ कैन बी बेस्ट सेटल्ड ऑफ द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर ही, लोकल स्तर पर ही इसे अच्छी तरह से सेटल किया जा सकता है। इसके साथ साथ लोकल लेवल हैव बेस्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरिया एंड प्रॉब्लम्स, और इन लोकल लेवल्स को अपने एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होती है, तो उस जानकारी को ध्यान में रख करके ये आराम से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया को देखा। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इफ़ेक्टिव टर्म है किसके लिए, इंडिया की। अगर हम इंडिया के वे से देखें तो वहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के लिए एक इफ़ेक्टिव टर्म है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, कौन कौन से कदम उठाए गए, जिसमें 1992 के अंदर जो अमेंडमेंट आया था उसको हम मेन जो है वो कंसर्न करेंगे, उसके बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो यहाँ तक आप लोगों को अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे नेक्स्ट पार्ट जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।